कई साल इंतजार के बाद निजी क्षेत्रों से रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को उचित पेंशन व अन्य हित लाभ देने के लिए श्रम संगठन भारतीय मजदूर संघ ने आवाज उठाई है। संगठन के राष्ट्रीय नेता सुल्तान सिंह शेखावत के अनुसार न्यूनतम पेंशन में गुजारा कर रहे पेंशनर्स की मांगों को उचित मंच तक पहुंचाने के लिए बीएमएस ने देश स्तर पर पेंशनर्स महासंघ का गठन करने की शुरुआत की है। इसके लिए पेंशनरों के घर घर जाकर उनका पंजीयन किया जा रहा है। शहर में ही अब तक 1000 पेंशनर्स जुड़ चुके हैं। महासंघ बनाने की पूर्व सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। इसके लिए एक ड्राफ्ट भी बनाया गया है। इसमें प्रमुख रूप से वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें आने वाली कठिनाइयों को दूर करना है। सबसे महत्वपूर्ण, निजी उद्योगों से रिटायर्ड उन वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन का पूर्ण निर्धारण करना है जिन्हें बमुश्किल 1000 रुपये भी पेंशन नहीं मिल रही। इस राशि में आजीविका चलाना तो दूर, पेंशनर्स दवाई तक का भी इंतजाम नहीं कर पा रहे, जबकि सरकारी कर्मचारियों को इसके उलट बेसिक सैलरी की आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती है, जो 5 अंकों से कम नहीं होती। वरिष्ठ नागरिकों के साथ हो रहे इस विभेद को समाप्त करने के लिए पेंशनर्स महासंघ का गठन करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इसके अलावा महासंघ की कोशिश है कि सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए अगर अनुभवी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सहायता ली जाए तो सरकार को कम कॉस्ट में बेहतर आउटपुट भी मिल सकता है। बीएमएस ने महासंघ गठन का पूरा खाका तैयार कर लिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रिटायर्ड वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी चिंता को दूर करना भी है। गौरतलब है कि बुधवार शाम को पेंशनर का सर्वे करने में जुटी 7 सदस्यीय कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक में यह भी सामने आया है कि कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन के कारण कई पेंशनर्स के पास 2 समय के भोजन तक की व्यवस्था नहीं। ऐसी स्थिति से वरिष्ठ नागरिकों को उबारने में महासंघ बड़ी भूमिका निभाएगा। जो वरिष्ठ नागरिक है, पेंशनर्स है, वो नगर में संपर्क करने पर हमको पता चला कि हमारे वरिष्ठ नागरिकों की जो पेंशन होगी उनकी अंदर से क्या हालत है वो देखने को हमको मिला। वाकई बहुत गंभीर हालत है उनकी। अगर वो दवाई ले लें तो खाने के पैसे नहीं, खाना खा लें तो दवाई के पैसे नहीं। उनकी आज की स्थिति ये है। तो हम लोग मतलब कि ये एक संगठन बना रहे हैं। अभी हमने ये समस्या भाई साहब सुल्तान सिंह जी को बताई। जिनने बोला कि एक बार आप मेरा सर्वे करो कि अपने पेंशन कितने हैं। हमने सर्वे किया, करीब हमारे 1000 लोगों का अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अभी हमारा प्रयास जारी है। इससे हम लोगों को ये पता चला कि सामाजिक जो वरिष्ठ नागरिकों का जो विभाग है, हमारे नगर के जो श्रोमणी नेता है माननीय थावरचंद जी गहलोत, उनके पास इसमें भी आता है। तो हम समय आने पर उनसे भी संपर्क करेंगे कि भाई साहब हमारी कुछ मदद कीजिए। और अभी देखने में आया है कि हमारे जो वरिष्ठ नागरिक है, अभी एक रोज़ हम बैठे थे तो हमारे पास में आए कि भाई साहब हमारे घर में राशन की व्यवस्था करवाई है। मतलब ग्रेजुएशन में काम करने के बाद में 40 साल नौकरी करने के बाद में, और आज मतलब हमारे जो साथी हैं उनकी ये हालत है, बड़ी दयनीय स्थिति है। उनको देखने के बड़े आंखों में आंसू आ जाते देख के कि यार क्यों नहीं, फिर हमने योजना बनाई कि क्यों नहीं हमारे जो पेंशन जो उनकी एक मांग उठाई जाए। और ये पूर्व में भी हुई थी, कुछ लोगों की पेंशन बढ़ी भी थी 2014 से पहले की। फिर एक योजना आई भारत सरकार की कि जो असंगठित मजदूर है उनको 100 रुपये 50 रुपये महीने जमा करवाए और उनकी 60 साल एज हो जाएगी उनको 3000 रुपये पेंशन मिलेगी। हमने तो मतलब 1250 रुपये महीने जमा करवाए। अगर बाणों से तो 500 रुपये से शुरू करके 1250 तक हम पर मंथ जमा करवाए। तो उसके एवरेज में निकालो तो हमारी 30,000 से 35,000 पेंशन बनती है। अगर भारत सरकार भी उसमें निर्णय ले और उस एवरेज को निकाले तो हमारी मतलब हमारा जीवन अच्छा निकल सकता है। परंतु इसके लिए हम लोगों को संगठित होना पड़ेगा, संगठित होके, और इसके लिए हमको समाज के हर वर्ग का सहयोग लेना पड़ेगा। उसके आधार पे हमको सरकार से मांग करना पड़ेगी। और संभव है कि यशस्वी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो हमारे बारे में अच्छा ही सोचेंगे। सबसे पहले तो हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत सरकार के यशस्वी मंत्री थावरचंद गहलोत यहाँ निवास करते हैं और वरिष्ठ नागरिकों का जो विभाग है वो उन्हीं के पास है।
वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा मिले, ये विभाग उन्हीं के पास है। और ये प्रदेश में कई स्थानों पर हमने इसको शुरू किया है, देश में भी कई स्थानों पर चल रहा है। यह काफ़ी लंबे समय से हमारे जो कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से संगठनों में काम कर रहे हैं, सामाजिक संगठनों में काम कर रहे, ट्रेड यूनियन में काम कर रहे, ये सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर के तय किया कि साहब हमको अपना काम तो स्वयं कर ही रहे, बस समाज के लिए भी और बेहतर हम क्या कर सकते हैं। तो फिर ये विचार आया कि जो कारखानों से EPFO से जो पेंशनर है, कर्मचारी भविष्य निधि से जो पेंशनर हो गए, वो पेंशनरों को उनका एक सर्वे करके एक डाटा कलेक्ट करना, और वो डाटा कलेक्ट करके और उसके बाद में हम पेंशनर महासंघ एक संगठन बना रहे हैं। वो संगठन की पेंशनर महासंघ संगठन बना करके उसके संपूर्ण प्रदेश में उसका अभी हमारा काम पूरे प्रदेश में चल रहा है। तो उसको धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते हुए पेंशनर महासंघ के नाम से इनकी EPF से संबंधित जितनी भी परेशानियां होगी, उन परेशानियों को दूर करने के लिए एक ऑफिस होगा, उसमें कार्यकर्ता बैठेगा, वो समस्या सुनेगा। दूसरा ये कि डेथ केस हो जाता है, जैसे EPF पेंशनर की डेथ हो जाती है कि उसकी पत्नी को, बच्चों को कैसे मिले, उसके बारे में गाइड करना। तीसरा है कि भाई EPF की पेंशन बढ़ाई जाए, इसके लिए CBT के जो हमारे मेंबर है, सेंट्रल दिल्ली के, स्टेट के, मैं भी मेंबर हूँ, हम लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि EPF को पेंशन बढ़ाई जाना चाहिए। इस वक्त सरकार भी गंभीर है और बढ़ाने के प्रयास भी चल रहा है, वो प्रयास भी हम कर रहे हैं। इन सब से अलग हट करके हमारा नागदा नगर पालिका प्रथम क्लास की नगर पालिका है। नागदा नगर पालिका की अर्निंग भी अच्छी है, और प्रथम क्लास की नगर पालिका होने के नाते नगर में नगर पालिका ने भी सोशल कुछ करना चाहिए। नगर पालिका ने खाली बिजली, पानी, सड़क ये सारी सुविधा तो जो है वो तो जनरल सुविधा है, बगीचा बनाना ये भी एक बच्चों की सुविधा है, मगर इसके अलावा भी सोशल सोचना चाहिए। जैसे आपने किसी या शमशान जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था की, ऐसे ही जो वरिष्ठ नागरिक है, वरिष्ठ नागरिक के स्वास्थ्य की चिंता करना चाहिए। वरिष्ठ नागरिक के जितनी भी प्रकार की बीमारी है, उन सारी बीमारियों का परीक्षण, उन बीमारियों का परीक्षण हो, परीक्षण होने के बाद उपचार हो, उनकी दवाइयाँ मिले, और वरिष्ठ नागरिकों को जैसे रेल की सुविधा मिलती है और भी अन्य जो सुविधा मिलती है, उन सारी सुविधाओं में और कैसे इजाफा हो सकता है, इस संबंध में हम भारत सरकार से भी मांग करेंगे, प्रदेश सरकार से भी करेंगे और स्थानीय सरकार से भी करेंगे करके। और अधिक से अधिक नागदा चूँकि अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी स्थान रहा, जन्मेजय की नगरी है, नागदा से जो बात उठती है निश्चित रूप से पूरे देश और प्रदेश में उस बात की अलग झटके मानी जाती है। हम यहाँ से जो मुद्दा उठाएंगे वो मुद्दा संपूर्ण देश और प्रदेश में उठेगा और उसका लाभ मिलेगा। आपके माध्यम से यही कह सकते हैं कि अभी जो हमारी 7 लोगों की टीम है, ये 7 लोगों की टीम बढ़ कर के लगातार इस अभियान को चला रही है, और हम आने वाले समय में हम ऐसा बता देंगे कि वरिष्ठ नागरिक बेकार नहीं है। 60 साल में रिटायर होने के बाद भगवान की दया से विश्व स्वास्थ्य संगठन में और भारतवर्ष में जितना इजाफा हुआ उससे जितना स्वास्थ्य ठीक होने लगा, और जो 60 साल के बाद स्वस्थ व्यक्ति है, वो स्वस्थ व्यक्ति भी समाज के किस काम आ सकता है, सरकार की विभिन्न संस्थाओं में किस प्रकार सहयोग कर सकता है, स्वयंसेवी संगठनों में कैसे सहयोग कर सकता है, उसका कैसे यूटिलाइजेशन हो सकता है, उपयोग कैसे हो सकता है। और ये संस्था विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक संस्था है। ये संस्था को हम किसी को भी ये नहीं कहेंगे कि तुम इसके वोट दो या इसको वोट दो, ये विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक संस्था है। और इस संस्था को बनाने के बाद हम आने वाले समय में आपको ये दिखाएंगे कि ये संस्था इस नगर में जो हम अलग जगाएंगे वो संपूर्ण देश और प्रदेश में लगेगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में वरिष्ठ नागरिकों को, पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा। अच्छा, इसमें सिर्फ निजी क्षेत्र के ही पेंशनर जो रिटायर्ड हुए हैं निजी क्षेत्रों से, वही शामिल रहेंगे कि इसमें हमारा प्लान सरकारी भारत सरकार के कर्मचारियों का भी है, स्टेट के कर्मचारियों का भी है, और स्वयं ये जो अर्थशास्त्री संस्थाओं का भी है। उसके लिए हमारी टीम अलग से बन रही है। वो एक टीम अलग है, आने वाले 2-4-8 दिन में हम उन लोगों से भी आपको मिला देंगे। वो टीम अलग से उसका काम करेगी, ताकि क्योंकि उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट से कॉरेस्पॉन्डेंस करना वो एक अलग विषय रहता है, और रेलवे से कॉरेस्पॉन्डेंस करना लगता है, पोस्टल का अलग रहता है। ऐसे ही ये EPO अपने आप में एक संस्था है, तो इसका एक साथ कॉरेस्पॉन्डिंग हो सकता है। इसलिए अलग अलग उसके लिए विंग कर रहे हैं, उन लोगों से बातचीत हुई, जो तैयार कर रहे हैं उसको। और ये संस्था को विशुद्ध रूप से ये संस्था भारतीय मजदूर संघ से संबंध होगी, और इस संस्था को हम
पूरे देश भर में इसका निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको परिणाम मिलेगा। पहले लोग दोनों काफ़ी समय से माननीय शेखावत जी का ये हार्दिक इच्छा था कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए भी भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से कुछ न कुछ ऐसा कार्य किया जाए कि जिससे उनका जीवन सुगम हो सके, उनको वृद्धावस्था में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो और उनको अकेलापन महसूस ना हो। इस प्रकार से एक संगठन बनने से निश्चित रूप से एक दूसरे से मिलना जुलना और सोशल सामाजिकता बढ़ेगी, उसके कारण से उनका समय भी ठीक से व्यतीत होगा। लेकिन साथ साथ में जो हमारे कई वरिष्ठ नागरिक हैं जो उद्योगों से रिटायरमेंट हुए हैं, उनकी पेंशन बहुत कम है। जो 50 साल से आसपास में जो रिटायरमेंट हुए थे उनका अभी भी 800-900 रुपये के करीब पेंशन मिल रहा है और जो लोग 58 साल पूरे करके रिटायरमेंट हुए हैं उनका भी लगभग 3000 से 4000 के बीच पेंशन मिल रहा है। तो जो आज का इस महंगाई के ज़माने में इतने रुपए की तो उन वृद्ध लोगों की दवाइयाँ महीने में आ जाती है, तो कई लोगों का जो पारिवारिक जीवन है वो पूरा का पूरा पेंशन पर निर्भर है। इसको देख करके सबके मन में ये आया कि प्रदेश स्तर पर एक संगठन बनाया जाए और उनके लिए विभिन्न योजनाएं लाई जाए, जिस प्रकार से कि पेंशन जो है गवर्नमेंट में आधी पेंशन दी जाती है, जो पगार रहती है रिटायरमेंट के समय, उसमें से उनको पगार वेतन मूल वेतन रहता है उसका आधा पेंशन मिलता है। तो जो टीचर से रिटायरमेंट हुआ है, एमपीईबी से रिटायरमेंट हुआ, रेलवे से रिटायरमेंट हुआ या बैंक से रिटायरमेंट हुआ, उन लोगों का पेंशन 25,000 से लेके 60,000 के बीच में उनको मिल रहा है। वहीं पड़ोस में एक फैक्ट्री से रिटायरमेंट हुआ जिसका कि पीएफ कटता है, उसका पेंशन 2,500-3 हज़ार होता है। तो ये सामाजिक विभेद है, इसको दूर करने के लिए हमने मांग करी है केंद्र सरकार से, माननीय थावर चंद जी के माध्यम से भी हम मांग करेंगे इसको कि किस प्रकार से इस पेंशन को जो वर्तमान वेतन में रिटायरमेंट हुआ व्यक्ति उसका आधा करीब पहुंच जाए, तो उससे लगभग 8 से 10 हज़ार के बीच में पेंशन मिलेगी। साथ ही साथ इस विषय में कई लोगों को ये भ्रम रहेगा कि साहब ये तो असंभव सा लग रहा है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके पेपर के माध्यम से ये याद दिलाना चाहूँगा कि नागदा में प्रथम बार माननीय शेखावत जी ने जब वो प्रदेश के महामंत्री थे ये कहा था कि 58 से 60 वर्ष की उम्र हम करवाएंगे, तब उसको कई लोगों ने असंभव बताया था कि उद्योग के अंदर ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन लगातार प्रयास किया भारतीय मजदूर संघ ने और अंत में ये हुआ कि ये 58 से 60 वाला उद्योगों को भी मानना पड़ा और पूरे प्रदेश के अंदर ये लागू हो गया और आज हमारे श्रमिक भाई 2 वर्ष की सेवा काल का ज़्यादा लाभ ले रहे हैं। तो आने वाले समय में इस पेंशन स्कीम का और जैसा कि अन्य योजनाओं का, गवर्नमेंट की योजना का, नगर पालिका की योजना का, इन सब योजनाओं का भी लाभ इन रिटायरमेंट हमारे साथियों को मिले, वरिष्ठ नागरिकों को मिले, इसी के लिए प्रयास किया जाए।